नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिरंगा एवं इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शतरंज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जिसे भारत से प्यार है, जिसे भारत की मिट्टी, हवा, पर्वतों और कलकल करती नदियों पर गौरव है, जो देश पर अपना तन मन धन बलिदान करने के लिए सदैव तैयार है, जो पवित्र मन से हर समय भारत माँ की वंदना और स्मरण करता है, वही कहलाता है सच्चा देशभक्त। मेडल लगाए जाते हैं ऐसे देशभक्तों की छाती पर। लेकिन कुछ देशभक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी छाती पर लिख दिया जाता है, मैं भरत रघुवंशी देशभक्तों के नाम पर कलंक हूं। उफ, कौन है वो जिसने एक देशभक्त को लहू से नहलाकर देशभक्ति के मुंह पर तमाचा मारने का साहस किया है? किसने की है भारत माँ की पीठ में छुरा भोंकने की ये कोशिश? वो जो भी हो, मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता। खौल उठा था भारत माँ के उस सच्चे सपूत का खून। पुलिस को सूचित करके तुरंत ही निकल पड़ा वो दुश्मन की तलाश में, जिसमें उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ना था, क्योंकि पास ही कार से उतरकर तेजी से बंगले की तरफ दौड़े अनोखी पोशाक धारक अपनी मंजिल और उसके बीच में आने वाली अड़चनों को रास्ते से हटाकर खच खच आगे बढ़ना वे अच्छी तरह जानते थे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ठिठक कर रह गए उनके पांव। आओ, तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ मौजूद है हमारी ये स्वागत टोली। ओह दुश्मन, प्यादो, टूट पड़ो इन पर। अगर हम इन सबको लाश बनाने में सफल हो गए तो महान शतरंज से इनाम मिलेगा हमें। खतरनाक ढंग से लहराएं चारों प्यादों के हथियार, लेकिन सामने वाले साबित हुए छलावा और आफत के पुतले। बिजली की तरह लहराते उनके शरीर ये साबित कर रहे थे कि धाड़, असाधारण फुर्ती और हर तरह की लड़ाई लड़ने की कला कूट कूट कर भरी है उनमें। मेरे साथी प्यादे धूल चाटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब मुझे इस्तेमाल करनी ही होगी ये गन सर, जिसमें से निकले कटर रिंग्स इंसानी जिस्म को गाजर मूली की तरह काटते हैं। अपनी तरफ दबे पांव बढ़ती मौत से बेखबर थे सामने वाले, लेकिन पूरी तरह खबरदार था वो तिरंगी ढाल, श्वेत बेदाग वस्त्र, ठन और देश के सम्मान तिरंगा को लबादे के रूप में धारण करने वाला तिरंगा। गृह मंत्री देश पांडे जी के बंगले पर तुम सब क्या कर रहे हो, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें इस लायक कर दूं कि धाड़, तुम चाहकर भी मेरे सवालों का गलत जवाब ना दे सको। भड़ाक, चलो भागो यहाँ से, जरूर भाग जाना अगर तुम्हारे पैर यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद कर सके तो। उफ ओह, अब मुझे पता करना है कि तुम में से कौन है देशभक्तों का हत्यारा। तभी ठहरो तिरंगा, गृह मंत्री महोदय। वहां पहुंचे गृह मंत्री महोदय ने अपना हाथ तिरंगा के कंधे पर रखा। आह, एक देशभक्त की इस हरकत पर तिरंगा की आंखें फटने की हद तक फैली और फिर अंधकार में डूबती चली गई। और तब तिरंगा की आंखों से छटा बेहोशी का अंधेरा। ये मैं कहाँ हूँ? भारत माँ का एक सच्चा सपूत अपने अपने जैसे ही कुछ देशभक्तों के बीच मौजूद है। जवाब में गूंजी थी वो भारी और रौबदार आवाज, सिहरन से दौड़ा दी थी जिसने तिरंगा जैसे जमाज के जिस्म में। तुम एकदम सुरक्षित हो नौजवान, क्योंकि तुम्हारी रगों में दौड़ रहा वह है वो लहू, जिसके हर कतरे में भारत माँ का नाम और सच्ची देशभक्ति समाई हुई है। इतिहास गवाह है, तुम जैसे सच्चे देशभक्तों पर हमने और हमारे साथियों ने श्रद्धा सम्मान की और गद्दारों पर कहर की बारिश की है। कौन है काले पर्दे के पीछे छिपा देशभक्ति की बातें करने वाला वो शख्स, जिसकी आवाज शेर तक के कलेजे को कंपा देने की ताकत रखती है? और कौन है चीते से भी ज्यादा चौकन्ने नजर आने वाले उसके ये साथी? रौबदार आवाज, रहस्यमय वातावरण और वहां मौजूद लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते जा रहे अपने दिमाग को तिरंगा ने तुरंत ही संभाला। शहर में एक प्रसिद्ध देशभक्त की हत्या करके उसकी छाती पर चोर और गद्दार लिख देना
और आजाद हिंद फौज के सिपाही रह चुके गृह मंत्री महोदय के घर के बाहर दंगे फसाद की कोशिश करना कहाँ की देशभक्ति है। ये एक अत्यंत गुप्त मिशन है, लेकिन तुम जैसे देशभक्तों की नज़रों से गिरना बहुत बड़ा पाप समझते हैं हम। इसलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि भरत रघुवंशी अब देशभक्त नहीं रह गया था। शतरंज के हाथों बिक गया था वो। मेरे ये साथी मेरे बंगले पर दंगे फसाद के लिए नहीं बल्कि मुझे बचाने के लिए मौजूद थे। गृह मंत्री जी, आप भी इनके साथ? हाँ, तिरंगे को झुकने से बचाने के लिए मैं भी इनके साथ हूँ। ओह, तभी आपने मुझे बेहोश किया था। हाँ, उनके चुप होने के साथ ही एक बार फिर वो भारी भरकम आवाज तहखाने की दरों दीवारों को गुंजाती चली गई। भारतवर्ष में विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन शतरंज अपने बिसात बिछा रहा है। मेरे देश का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि उसकी चालों से बच सके। इसलिए वर्षों बाद एक बार फिर मुझे अपने वफादार साथियों के साथ संगठित होना पड़ा है। दुश्मन खतरनाक है, उसके सामने तुम बच्चे हो, तुम उसके जाल में फंस सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे दूर ही रहो। जय हिंद। फुस। ओफ। धुएं के प्रभाव ने तिरंगा को एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रहने दिया। माफ करना देश के सच्चे सिपाही, अपनी और इस जगह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तुम्हें बेहोश करना जरूरी था। देश के सच्चे सिपाही मैं नहीं, आप हैं। लेकिन आपकी उम्र का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। आपकी रौबदार आवाज और उसमें भरे जोश से आप 50 वर्ष के लगते हैं, जबकि आपकी उम्र 100 साल से भी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि आज से लगभग 100 साल पूर्व 23 जनवरी सन 1897 को जन्म लेने वाले आप हैं, देश को आज़ादी की राह दिखाने वाले और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945 को जापान के फार्मोसा विमान दुर्घटना के बाद जिन्हें सारी दुनिया मृत समझती रही, जिस रहस्य को आप सारी दुनिया से वर्षों से छुपाते चले आ रहे हैं, वो मरते दम तक आपके इस बच्चे की जुबान पर भी नहीं आएगा। लेकिन ये जाने बिना भी चैन से नहीं बैठेगा आपका ये बच्चा कि शतरंज की वो कौन सी चाल है जिसने आपको फिर सक्रिय होने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली में, अरे ये तो राजनगर है। ओह, इसका मतलब आजाद हिंद फौज के सिपाही मुझे बेहोश करके दिल्ली से राजनगर उठा कर लाए थे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ दिन राजनगर को अपना कार्य क्षेत्र समझना पड़ेगा। तिरंगा के लिए एकदम नया शहर था वो, लेकिन फिर भी अपनी खोज में जी जान से जुट गया था वो। धूप अंधेरे में रोशनी की तलाश सी थी उसकी खोज, जिसकी हल्की सी किरण जल्दी तिरंगा को नजर आई। वैज्ञानिक रत्न पाठक को मंगल ग्रह पर जीवन के लक्षण पता चलने के बाद अमेरिका को सबसे पहले मंगल की धरती पर पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण कर रहे हैं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका का इतना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भारत में, और वो भी उस समय जबकि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जरूर इसी में ही कोई रहस्य छिपा है। तिरंगा के दिमाग में बैठा जासूसी का कीड़ा कुलबुला उठा और वो आ पहुंचा विज्ञान भवन। अभय देश पांडे, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ जनशक्ति। सॉरी मिस्टर अभय, विशेष प्रवेश पत्रों के बगैर यहाँ एंट्री नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, कृपया एक तरफ हटिए। उफ, कोई साधारण पुलिस वाला यहाँ खड़ा होता तो वो मेरी बात समझ भी सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील के दिमाग में मेरी बात नहीं आने वाली। इसलिए मुझे अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बनाना होगा, और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई तिरंगा जैसा ही रास्ता बना सकता है। धाड़ काऊ। कुछ देर आप भी विश्राम कीजिए श्रीमान। धाड़ काऊ। उस रास्ते पर मौजूद पुलिस के पहरेदारों को ठिकाने लगाकर अंदर पहुंचा तिरंगा। शुक्र है ये खिड़की ऐसे टॉयलेट में खुली है जो इस समय खाली है। अब मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सावधानी से। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का मेन दरवाजा खोलकर बाहर निकला, ओह, सॉरी पापा जी,
कोई गुल नहीं पुत्र। वृद्ध सरदार जी से माफी मांगकर चलने को हुआ, तिरंगा ठिठका और तेजी से मुड़ा। एक मिनट पापा जी। दूसरे क्षण पूरी श्रद्धा से वृद्ध के पैरों में झुक गया वो। आप जैसे बुजुर्ग को धक्का लगाकर मैंने बड़ा पाप किया है पापा जी। मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे माफ कर दीजिए। जा पुत्र, मैं तेनू माफ किता। किंतु सरदार दृढ़ कदमों से टॉयलेट के अंदर की तरफ और तिरंगा खुशी से लगभग नाचता हुआ सा हॉल की तरफ बढ़ गया। अब आप चाहे लाख पर्दों में छुपे नेताजी, लेकिन मैं आपको पहचान लूंगा, आपकी उस आवाज को सुनकर जो मेरे दिलो दिमाग में बस कर रह गई है। लेकिन नेताजी यहाँ इस अभिनंदन समारोह में क्या कर रहे हैं? इस मुख्य हॉल में मौजूद आजाद हिंद फौज के अपने कई सिपाहियों के साथ तिरंगा के तीक्ष्ण निगाहों से वहां महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में मौजूद कई आजाद हिंद फौज के सिपाही बच ना सके और विलक्षण दिमाग से बच ना सका वो विचार। नेताजी और उसके साथियों की यहाँ मौजूदगी ये साबित करती है कि मैं सही जगह पहुंचा हूँ। अवश्य ही यहाँ कोई गड़बड़ है, लेकिन क्या? इस क्या का जवाब तो नेताजी ही दे सकते हैं। अरे नेताजी को टॉयलेट गए काफी देर हो गई, अभी तक उन्हें वापस लौटकर आ जाना चाहिए था। टॉयलेट तो खाली है, जरूर यहाँ कोई गुप्त रास्ता है जिसका इस्तेमाल नेताजी ने किया है, लेकिन वो गुप्त रास्ता सामने आएगा कैसे? बड़ी बारीकी से वहां के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करती तिरंगा की निगाहों से बच न सकी वो असामान्य बातें। इस टॉयलेट में लगे सभी आईनों पर धूल के अति सूक्ष्म कणों ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये चौथे नंबर के आईने के साथ ऐसी बात नहीं। इस पर धूल का एक भी कण नहीं है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।